नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके जो एक नया कोर्स ऐड हुआ है, इसी बार ये ऐड हुआ है। ठीक है, वैसे ये सेकेंड ईयर में चलने वाला कोर्स था, लेकिन इसकी बाद अब जो है फर्स्ट ईयर, क्योंकि 6th दिन कमेटी के हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही होने वाली है। ठीक है, कौन सा कोर्स है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्या क्या बातें हैं, पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, ये सारी चर्चाएं हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी की बातें हम करने वाले हैं। तो एक बार हम जो है चीजों को स्टार्ट करते हैं और फिर सारी चीजों को समझने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपको कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपली हम ये कहते हैं ये कोर्स आपका एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी का है। ठीक है, किसका है? एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी का। इसका कैसे है? क्योंकि जब हम मीटरियोलॉजी की बात करते हैं तो मीटरियोलॉजी में हम क्या देखते हैं? ठीक है, हवा की गति देखते हैं, बारिश देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हवा किस दिशा में चल रही है, कब बारिश हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, क्लाइमेट क्या है, यानी कि हम एनवायरमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पर्यावरण की बात करते हैं। और पर्यावरण की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें सारी चीजें अधिकतर किस में आ रही है? मीटरियोलॉजी से संबंधित चीजें इसमें हम देखते हैं। तो वो ही पर्यावरण यदि हम और स्टडी करेंगे तो उसको हम एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी का ही पार्ट मान के चलेंगे। इससे पहले जो ये कोर्स चला करता था उसमें मुख्य रूप से हम ये कहते थे कि ये एंटोमोलॉजी का और इसके अलावा जो है मुख्य रूप से सोइल साइंस का मिला हुआ एक कोर्स है। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि एंटोमोलॉजी सोइल साइंस का जो है कॉम्बिनेशन का, दोनों का कंबाइंड कोर्स है। लेकिन अब की बार इसको एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी कहा है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी का ही जो है कोर्स है ये। और इसमें आपको मुख्य रूप से, क्योंकि कोर्स में है क्या, तो एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो है कोर्स का मुख्य रूप से टाइटल रहने वाला है, जिसमें हम एनवायरमेंट से संबंधित कि एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंट में जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, एनर्जी क्या है, पोल्यूशन क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डिजास्टर क्या है और जो आपदाएं हैं नेचुरली कौन कौन सी है, और मुख्य रूप से जो हम खुद पैदा करते हैं, इंसान द्वारा पैदा की जाती है, वो कौन कौन सी आपदाएं हैं। ये सारी चीजें जो है आपके इसमें देखी जाएगी। आई बात समझ में? तो काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई जो है रॉकेट साइंस जैसी कोई चीजें हैं, बिल्कुल इजी, जो कि आप पहले ही पढ़े हुए हो। ठीक है, पॉल्यूशन को हम कितनी बार पढ़ते हैं? 6th क्लास से ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम हिंदी में इस पे जो है निबंध भी लिखते हैं, हिंदी में भी 1-2 लेसन देखने को मिलते हैं, इंग्लिश में हमें पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो आपका ये है 12th है, वहां तक हम जो है साइंस की बुक में इसको रेगुलर पढ़ते हुए देख के आते हैं। कभी हम जो है पोल्यूशन की बात करते हैं, कभी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, कभी हम डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है और उन सभी को मिला जुलाकर यहाँ पर जो है दिया गया है इसको, क्योंकि सारी चीजों को एक जगह मिलाकर आपको जो है ये कोर्स के रूप में दे दिया गया है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या लिखते हैं? AGMET लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? AGMET। तो AGMET लिखने का यही कारण होता है क्योंकि ये एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी का कोर्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी का कोर्स है और साथ में 1 to 1 का मतलब आप समझते ही हो कि फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पहला कोर्स है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोर्स के टाइटल की बात करें तो आपको एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में देखने को मिलता है और उसी में पहला टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आज। ठीक है, पहले टॉपिक की जो हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है कि एनवायरमेंट क्या है। ठीक है, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण से संबंधित जो साइंस है, पर्यावरण विज्ञान है, वो क्या है। इन दोनों चीजों का हम देखेंगे। एक तो देखेंगे कि पर्यावरण क्या है और एक पर्यावरण विज्ञान से संबंधित जो बातें हैं उनको हम देखेंगे। आई बात समझ में? ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होने वाली है। तो सबसे पहले यदि मैं पर्यावरण की बात करूं कि पर्यावरण होता क्या है, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो उसको हम पर्यावरण मान लेते हैं। यदि 2 चीजों को हम देख लेते हैं, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक, इनका जो
इंटरेक्शन होता है, इनका जो रिलेशन होता है, वो ही आपके किसको बताने का काम करता है, पर्यावरण को बताने का काम करता है, ठीक है। हालांकि इसी को हम ये भी कहते हैं कि इकोसिस्टम में भी यही पार्ट होता है, तो इकोसिस्टम भी तो एक तरह का पर्यावरण ही है, वो भी तो एक एनवायरनमेंट ही है। तो हम ये कहते हैं जैविक और अजैविक घटकों से मिला हुआ आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो हमारा क्षेत्र है, वही क्या होता है, पर्यावरण होता है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। ये तो समझते हो ना, जैविक और अजैविक कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार। जैविक के रूप में आप इंसान आ गए, ठीक है, जानवर आ गए, पेड़ पौधे आ गए, इसके अलावा सूक्ष्म जीव आ गए, और पानी में रहने वाले सारे जीव आ गए। इसके अलावा और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सारे जितने भी जीव हैं जिनको हम वास्तव में लिविंग मानते हैं, ठीक है, जीवित चीजें मानते हैं, वो सारी आपके जैविक घटक में आ जाती है। अजैविक घटक में आपके मुख्य रूप से हम ये कहते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया जिसको हम रेनफॉल के रूप में जानते हैं कि बारिश है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं चट्टानें हो गई, पहाड़ हो गए, हवा हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, ये सारी चीजें अजैविक घटकों के तौर पे देखी जाती है। और इन दोनों को मिला दे तो वो पर्यावरण बन जाता है, ठीक है। इन दोनों को हम मिला दे तो वो क्या बन जाता है, पर्यावरण बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो पर्यावरण की परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आसपास का जो क्षेत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, पर्यावरण बोल देते हैं। और जब इनकी परस्पर जो घटनाएं होती है, जो परिघटनाएं होती है, उनको हम जो है इकोसिस्टम में देखते हैं, इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं उसको। जब हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि ताप का जो है इंसानों पर या जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, बरसात का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को समझने के लिए जो हम इस रिलेशन को समझने के लिए जो हम काम में लेते हैं, जो टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं। तो इकोलॉजी में एनवायरनमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है एनवायरनमेंट साइंस। क्या है, तो जितनी भी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जितनी भी पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, एनवायरनमेंट साइंस में करते हैं। अब इसी का ये इकोलॉजी भी कि इसी का पार्ट है, इकोसिस्टम भी इसी का पार्ट है, पेड़ पौधे भी इसी का पार्ट है, ठीक है, डिजास्टर भी इसी का पार्ट है, पोल्यूशन भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक जो संसाधन है, वो भी आपके क्या है, इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है, इसी एनवायरनमेंट साइंस के पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से एनवायरनमेंट साइंस में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट साइंस में वो सारी चीजें, पर्यावरण विज्ञान में वो सारी चीजें हम देखते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, उन सभी चीजों का अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये चीजें रहने वाली है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस और स्कोप की ही बात करते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में आगे क्या भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, ये चीजें हम देखते हैं। एक्चुअल में जो ये 6 महीने का आपका जो कोर्स होता है, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स, ये एक कोर्स आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होता है, इतनी ताकत होती है एक छोटे से कोर्स में, ठीक है। हम तो इसको सामान्य से ये मान के चलते हैं कि ओजीपी का थोड़ा सा अंश रहेगा और जो आपके बीएससी डिग्री है उसको लेने में योगदान देगा, ठीक है, यही समझते आते हैं हम तो। लेकिन एक्चुअल में उससे बढ़कर है ये, ठीक है, उससे बढ़कर होता है। एक कोर्स को यदि हम ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से उसको अप्लाई करते हैं, तो उससे हम आगे क्या कर सकते हैं, अपना पूरा फ्यूचर बना सकते हैं। इतनी ताकत एक कोर्स में होती है, ठीक है। तो प्रत्येक कोर्स को आप हल्के में मत लिया करो, बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजों को पढ़ा करो। और ये तो वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, ये तो वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट भी इसमें आपको आने वाला है, आराम से वो चीजें जो है आपको जो चाहिए उस प्रकार की चीजें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और स्कोप, इन सब की बातें यहाँ पर होगी। तो बिना टाइम खराब किए हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। डेफिनेशन की हम बात करते हैं। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच शब्द है जो कि मुख्य रूप से चारों ओर से घेरना, इसका ये जो आपका एनवायरनर,
ये क्या है, एक फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब होता है चारों ओर से घेरना, ठीक है, यानी कि चारों ओर का जो एरिया है वो ही, ठीक है, लिया गया है। ये भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। हम कह सकते हैं जैविक और अजैविक, ठीक है। भौतिक रासायनिक में वही आ गए जिसको हम अजैविक बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी जैविक कारक तो है, जैविक तो जीवों से संबंधित है। भौतिक और रासायनिक को हम अजैविक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे भौतिक की बात करें तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गई, इसके अलावा हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, ये आपके भौतिक में आ गई। इसके अलावा पानी हो गया, कोई केमिकल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं। तो रासायनिक और भौतिक एक्चुअल में क्या होते हैं, ये अजैविक भी हम इनको बोल सकते हैं। तो सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों के जो कारक होते हैं उनके पारस्परिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, पारस्परिक संबंध को ही दर्शाने का काम किसका होता है, एनवायरमेंट का होता है, जो व्यक्तियों समुदाय को प्रभावित करते हैं। और विशेष रूप से ये क्या करते हैं, हम इंसानों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हमें प्रभावित करता है, कोई केमिकल होता है वो हमें प्रभावित करता है, जीव जंतु हमें प्रभावित करते हैं, आसपास का जो हमारा हवा है, पर्यावरण है, वो हमें प्रभावित करता है, ठीक है। तो वो ही चीज आपको देखने को मिलती है एनवायरमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन और कौन सा शब्द है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके बाद में आता है एनवायरमेंट साइंस, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग बातें करेंगे, इकोलॉजी की भी बातें करेंगे, इसमें रिसोर्स की भी बातें होगी, इसमें डिजास्टर की भी बातें होगी, इसमें पॉल्यूशन की भी बातें होगी, ठीक है। इसमें हम जो है इंजीनियरिंग से संबंधित चीजें भी पढ़ते हैं, इसमें केमिस्ट्री से संबंधित चीजें भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके बहुविषयक क्या हो जाता है, क्षेत्र हो जाता है, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट से मिला जुला एक क्षेत्र है जो पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करता है और विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के बीच अंतःक्रिया को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझाता है, ठीक है। पर्यावरण में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको बताने का काम करता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये क्या करता है, ये पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में, घटक कौन से हैं, एक तो जैविक घटक है, ठीक है, एक तो क्या है, जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। तो जैविक और अजैविक घटकों के अंतःक्रिया को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझाने का काम कौन कर रहा है, समझाने का काम ही आपके एनवायरमेंट स्टडीज कर रही है, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस इसको कर रही है। आई बात समझ में। तो ये जो पर्यावरण विज्ञान है ये आपके ये सारे काम करती है, ठीक है। घटकों के परस्पर संबंध को बताती है, उन प्रॉब्लम्स को बताती है जो कि पर्यावरण में आने वाली है, जिनसे हमें निपटना है, वो सारी प्रॉब्लम्स और वो संबंध हमें बताने का काम करती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट साइंस में हम एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस में हम क्या करते हैं, जो पर्यावरण है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हम किस में देखते हैं, पर्यावरण साइंस में, पर्यावरण विज्ञान में देखते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है, तो एक तरह से हम चाहते क्या है या आगे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे क्या देखने को मिलेगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज की हम बात करें, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई जो स्टडीज है उनकी स्कोप की बात करें, तो सबसे पहला तो रिसोर्स अवेयरनेस, ठीक है। इसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि रिसोर्स संसाधन क्या है, ठीक है, और उन संसाधनों का कैसे यूज करना है। आई बात समझ में, ये चीज समझाने का काम सबसे पहला स्कोप तो यही होता है, ठीक है। जैसे मान लो पानी है, तो पानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो, उसको पोल्यूटेड कर रहे हो, उसको गंदा करके छोड़ रहे हो, आपकी ही मनमर्जी कर रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी। ये बात बताने का काम किसका है, एनवायरमेंट स्टडीज का, ठीक है। इससे हमें यह समझ में आएगा कि पानी को हमें एक संसाधन नहीं मानना है, उसको हमें यह मानना है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना कितना जरूरी है, आगे फ्यूचर में पानी का क्या महत्व रहने वाला है, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम नॉर्मली देखते हैं कि जब भी कोई है, कहीं माइनिंग होती है या मान लो नॉर्मली जब हम किसी का कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो बिल्कुल लोग मतलब पहाड़ के पहाड़ को ही उठा देते हैं। मतलब मान लो पत्थर की माइनिंग हो रही है तो पूरे पहाड़ को काटकर गड्ढा और बना देते हैं, ठीक है। बाकी सरकार ये कहती है कि कोई भी जो है ना एक लेवल के बाद में जब पहाड़ काटने की बात होती है तो पहाड़ को जो है सरफेस के बराबर तक काटना है, उसको नीचे नहीं खोदना है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो है कहीं ना कहीं करप्शन भी होता है हल्का सा,
वो चीजें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से ज्यादा उसकी खुदाई कर लेते हैं, ज्यादा माइनिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण खराब होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो पानी को खराब कर देना, मिट्टी को आजकल हम कितना खराब कर रहे हैं, उसमें जो है फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि इनका एक अलग महत्व है, इनको हमें सिर्फ संसाधन नहीं समझना है, ये हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो संसाधनों के प्रति हमें क्या करना है, जागरूक करना है लोगों को, इसलिए इस कोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, दूसरा जो एनवायरमेंट स्टडीज का स्कोप है वो ये समझना है कि ये पर्यावरण काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये पर्यावरण काम कैसे कर रहा है, ऊर्जा कहां से आ रही है, ऊर्जा कैसे ऊपर से नीचे जो है ट्रेवल कर रही है, कैसे जीवों को मिल रही है, पेड़ पौधों से कैसे ऊर्जा हमें मिल रही है, उसके बाद में हमसे ऊर्जा आगे कैसे बढ़ रही है। ये जो ऊर्जा का आवागमन है, बाहर का आवागमन है, संख्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कौन फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है, उपभोक्ता क्या है, इसके अलावा जो डिकम्पोजर है वो क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें, उत्पादक कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें समझना जरूरी होता है। तो इकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाना भी किसका काम है, एनवायरमेंट स्टडीज का ही काम है। इसके बाद में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बताना। ठीक है, पहले ये समझो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो एक भौगोलिक एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है और इसमें कोई 50 स्पीसीज अलग अलग पेड़ पौधों की लगी हुई है। ठीक है, क्या लगी हुई है, 50 स्पीसीज अलग अलग पेड़ पौधों की लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब इसको क्योंकि 50 पौधे अलग अलग प्रकार के हैं, तो उन पौधों से संबंधित जीव भी है। ठीक है, उन पौधों से संबंधित जीव भी है। भाई मान लो एक पौधा है, उसको खाने वाला कोई जीव रहेगा वहां पे, श्योरली बात है। ठीक है, यदि पौधा नहीं रहेगा तो उसको खाने वाले जीव भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो जो एक चीज है, एक स्पीसीज है, उसके ऊपर कहीं ज्यादा जो है अलग अलग पेड़, जो आपके अलग अलग सूक्ष्म जीव हो गए, इसके अलावा जो मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, वो उस पर डिपेंड रहते हैं, उसके आसपास में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक स्पीसीज न होकर एक पूरा इकोसिस्टम होती है। ठीक है, तो उस स्पीसीज को बचाना, उसका कंजर्वेशन करना, ठीक है, और उसकी वजह से आगे पर्यावरण स्टेबल रहे, बिल्कुल संतुलित रहे, ये चीज होना बहुत जरूरी होती है। आई बात समझ में। तो पर्यावरण का जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन करना, ये तीसरा पार्ट हो जाता है किसका, आपके एनवायरमेंट स्टडीज को समझने का। ठीक है, उनके स्कोप के रूप में। इसके बाद में डिजास्टर और पॉल्यूशन को समझना। कंटिन्यू जो हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, आजकल हम दिल्ली में सुनते हैं कि दिल्ली में श्वास लेना, एक दिन श्वास लेने का मतलब ये है कि 40 से 50 सिगरेट पी लेना। ठीक है, इतनी कंडीशन खराब है दिल्ली जैसे, इतने जो है बड़े, हम कह रहे हैं इतना जो बड़ा शहर है जिसको हम कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, भारत की राजधानी कहते हैं जिसको, उसकी ये कंडीशन है कि वहां पर लोग श्वास लेने में भी डर रहे हैं। ठीक है, कि मैं जो है ये श्वास लूंगा, सांस लूंगा तो उसके साथ में 2 जो सिगरेट है वो कंज्यूम कर लूंगा, इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो उस कंडीशन को समझना, ठीक है, ये उसको भी समझाने का काम करता है कि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, आपदाएं क्या होती है। ठीक है, आपदाएं क्या होती है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आपदाओं का मतलब होता है कि मान लो जैसे भूकंप आ जाना, या इसके अलावा बाढ़ आ जाना, या इसके अलावा सुनामी आ जाना, इस प्रकार की जो नेचुरल प्रॉब्लम्स है उनसे कैसे निपटना है, ये बात आपको एनवायरमेंट स्टडी सिखाती है। ठीक है, इसके बाद में डिसीजन मेकिंग सिखाती है। ठीक है, कौन सी पर्यावरणीय जो समस्या है उसको हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है। मान लो कोई पर्यावरणीय समस्या मिलती है हमें, तो हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना चाहिए, ये बात बताने का काम भी इसी का है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है एनवायरमेंट लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब साक्षरता। भाई नॉर्मली हम ये कहते हैं लिटरेसी रेट बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि हम जागरूक होते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें बताती है कि एनवायरमेंट के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, ये जो साइंस आपकी किसके बारे में बताती है, एनवायरमेंट के बारे में बताती है कि किस प्रकार से एनवायरमेंट को बचाना है, नहीं बचाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें जो है आपके एनवायरमेंट स्टडीज बताती है। ठीक है, इसके बाद में पॉपुलेशन और हेल्थ से संबंधित चीजें बताती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, संसाधन कम होंगे तो
लोग वैसे नहीं रहेंगे जितनी, क्योंकि एक तो मैं हूं, मेरे मुझको सारी चीजें मिल रही थी पहले, ठीक है, तो मैं अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी तो मेरी चीजें आधी हो गई, तो आधी हो गई तो उसकी कमी होगी, कमी होगी तो कई प्रकार के रोग होंगे, तो वो रोग भी देखने को मिलते हैं। इको फ्रेंडली सॉल्यूशन के बारे में बताती है, ठीक है, यह साइंस हमें समझाती है कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भी काम कर सकते हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जो कि पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और इंसान का काम भी निकल जाए, ठीक है, उस प्रकार का कोई जो समाधान है वो हमें निकालना है। ये चीज हमें कौन बताती है? ये हमें एनवायरमेंट स्टडीज बताती है। इसके बाद में एनवायरमेंट स्टडीज कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल का मतलब हो गया कि सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं रहना है, आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी सही ढंग से जो है एनवायरमेंट मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिले, उसका हमें ही ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो पानी मिल गया तो मैं ही मेरे जीवन में पूरे पानी को तबाह कर दूंगा, पूरे पानी को खराब कर दूंगा, उसको यूज करके मैं अकेला ही महान बन जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कोई चीज मिल जाए तो उसका अति उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अपने जो जितनी आवश्यकता की चीजें हैं उनको काम में लो, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको वेस्ट मत करो। ये आपको सिखाने का काम कौन करता है? क्योंकि वो चीजें आगे चल के काम में आएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताने का काम एनवायरमेंट स्टडीज का है। लास्ट में आता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का मतलब है ऐसे सैद्धांतिक ज्ञान देना जो कि एक्चुअल में लागू करने लायक है, ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? जिनको लागू कर सकते हैं, तो जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे समाधान आपको एनवायरमेंट स्टडीज बताती है। तो ये सारे क्या है? एनवायरमेंट स्टडीज के ही क्या है? स्कोप के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जो है आपको आगे क्या है? एक स्कोप के तौर पे चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बारे में हमें यह बताती है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनवायरनमेंट बिल्कुल खराब होता जा रहा है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली में आज पॉल्यूशन है तो इसका कारण ये थोड़ी है कि पर्यावरण वहां का ऑटोमेटिक ही खराब हो गया है। वहां इतने लोग हैं, इतनी गाड़ियां चल रही है, इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो धुआं है वो तो वहां पे ही रहेगा, वहां से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो जो धुआं है उसका कारण वो दिल्ली है, वहां की पब्लिक ही है, ठीक है। तो वो जो आपका पॉपुलेशन है वो बढ़ा है, उसी के कारण क्या हुआ है? दिक्कतें खड़ी हुई है, ठीक है। तो उस चीज को समझना, ठीक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती है। जो आपके विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विकासशील देशों में मुख्य रूप से हम उन चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है, उन चीजों पर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट करेंगे, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं देंगे, या हम ये कहते हैं कि एक हेल्दी लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो फिर यही रिजल्ट आने हैं, ठीक है। ऐसी ही चीजें हमारे सामने होनी है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये हमें एक इंपॉर्टेंस के तौर पे एनवायरमेंट स्टडीज सिखाती है। लिमिटेड रिसोर्स, एनवायरमेंट स्टडीज हमें ये भी बताती है कि हमारे पास चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो और कोई चीज हो, मर्दा हो, ये सारी चीजें लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है तो हम इसका जो है बहुत सारी है तो यूज में लेते रहो, ऐसा नहीं करना है। ये चीजें लिमिटेड है, कभी ना कभी ये खराब हो जाएगी या नहीं रहेगी, बचेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनको सही ढंग से मैनेज तरीके से उपयोग में लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम अति उपयोग करते जा रहे हैं, उसके वजह से कई ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए, रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एनवायरमेंट स्टडीज हमें बताती है, ठीक है। पॉपुलेशन हेल्थ इंपैक्ट, जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका हेल्थ पर क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये जो इंपैक्ट होता है ये बताने का काम भी किसका है? एनवायरमेंट स्टडीज का है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद में आ जाता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंपॉर्टेंस है उसमें एक ये भी आता है कि पर्यावरण सिर्फ एक इंसान का मुद्दा नहीं है,
ठीक है। मान लो देश का प्रधानमंत्री है तो वो ही पर्यावरण को देख ले, हम तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक पूरा देश, पूरे लोग जितने भी संसार में है, वो यदि पर्यावरण को नहीं देखेंगे, उसकी ओर चिंता व्यक्त नहीं करेंगे, और सिर्फ चिंता से काम नहीं होगा कि चिंता व्यक्त कर दी हमने, 2 कमेंट कर दिए कि पर्यावरण को बचाओ भाई बहुत हालत खराब है, ऐसा कर देने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है, ठीक है। पेड़ लगाने पड़ते हैं, हवा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पानी को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये एक्चुअल में काम करेंगे ना तब जाकर रिजल्ट मिलेगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे भाई बातें कर दी, हाँ हम ये से कर रहे हैं, ठीक है, हम यमुना को साफ कर रहे हैं, यमुना 5 साल से साफ ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो चीजें हैं कि 7,000 करोड़ लगा दिए, कहाँ लगा दिए पता ही नहीं है। तो वो चीजें हैं कि बातें नहीं करनी है, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे काम भी करना है, तो वो चीज देखने को मिलती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सब साथ मिलकर काम करेंगे, अकेले आदमी का भी काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण में अकेला आदमी कोई जो है वो कर लेगा। वो कहावत नहीं सुनी का कि अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता। भाट का मतलब होता है जो आपके ये होते हैं ना, चक्की के पार्ट होते हैं ना, 2 पत्थर लगे रहते हैं चक्की में, आटे वाली जो चक्की आती है उसमें हम चने भी पीसते हैं, ठीक है। तो अकेला जो चना होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उस पत्थर को तोड़ दे, ठीक है, उस पीसने वाले पत्थर को तोड़ दे, तो इतनी ताकत नहीं होती है। तो वही बात है कि अकेला आदमी पर्यावरण को नहीं सुधार सकता, ठीक है। 140 करोड़ लोग हैं, वो तो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, एक अकेला आदमी पर्यावरण को स्वस्थ करने में लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए सबको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, सबको सामुदायिक तौर पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंस में ये चीज भी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। ये यहाँ वहां पर भी स्कोप में भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है वो एनवायरनमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। जंगल कई सालों तक खड़े रहते हैं, इसका कारण ये होता है क्योंकि जंगलों में बहुत ज्यादा अलग अलग जीव है, ठीक है। और वो जीव क्या है, एक समुदाय के नहीं है, वो अलग अलग समुदाय के हैं, इसलिए उनमें कंपटीशन नहीं है, ठीक है। वो अपने में मस्त है, हालांकि कंपटीशन होता है लेकिन वो कंपटीशन इस प्रकार का नहीं है कि उससे कोई प्रतिरोध हो जाए, उससे बहुत ज्यादा हानि हो जाए, ठीक है। वो हेल्दी कंपटीशन होता है, तो हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी होने चाहिए, यहाँ पर जीव भी होने चाहिए, यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी होने चाहिए, यहाँ पर हम भी खुद भी होने चाहिए, और अलग अलग जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी इधर उधर हो जाता है, एक भी 2 चीजें भी विलुप्त हो जाती है, तो उसका प्रभाव बाद में पर्यावरण पे आता है, ठीक है। एक भी 2 चीजें ज्यादा हो जाती है तो उसका प्रभाव भी पर्यावरण पे आता है, कम होती है तो उसका भी प्रभाव आता है। तो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है एक स्तर पर, ठीक है। वो चीज है जैव विविधता संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये चीज हम सीखेंगे तभी जाकर हमारा इंपॉर्टेंस, इस चीज को बढ़ाने में हमारा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है, एनवायरमेंट स्टडी हम तभी पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चीज को हम बचाना चाहते हैं, ठीक है। पर्यावरण को हम क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। एक्चुअल में हम चाहते हैं कि काम करें, ठीक है। जब आप सीखोगे नहीं, आपको इस बात का ही पता नहीं रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं जानोगे तो रिजल्ट का कैसे सोचोगे, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है, तो पहले जानो, उसके बाद में फिर समाधान निकाल लाएंगे, वो चीज है। इसके बाद में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री, लगातार अर्बनाइजेशन यानी कि लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, शहरों में जा जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, और उद्योग भी लगातार विकसित हो रहे हैं। तो शहरी लोग और उद्योग ये दोनों ही क्या होते हैं, पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि शहरी लोगों के पास एरिया बहुत कम है, तो वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, CO2 गैस का हो या जो जितनी भी चीजें हैं उनका, ठीक है। वो ही प्रदूषण को सबसे ज्यादा, शहरों में सबसे ज्यादा गाड़ियां होती है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है शोर शराबा होता है, वहां पर सबसे ज्यादा चीजें जो है धूल धाल इधर उधर देखने को मिलती है। तो पर्यावरण से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है। गाँव में इस मामले में बिल्कुल शांति है, ठीक है। गाँव में क्या होता है, इतनी ज्यादा जो है हलचल होती नहीं है, इतनी ज्यादा गाड़ियां ये चलती नहीं है,
होती भी है तो 1 2 2 4 होती है, उनसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और फिर गांव वाले जो है पेड़ पौधे फसलें ये लगाते रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती रहती है, ठीक है, उपयोग में आती रहती है, तो वहां पर लेवल बना रहता है। अब शहरों में पेड़ों की संख्या तो बहुत कम है, इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इम्बेलेंस हो जाता है मामला, ठीक है। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ये पर्यावरण गिरावट का प्रमुख कारण है, लगातार पर्यावरण गिर रहा है, इसका कारण ये शहरी लोग और ये उद्योग है, ठीक है। क्या है? ये उद्योग है। अब आप कहोगे सर उद्योगों को हम बंद कर देंगे तो फिर जो है चीजें मिलेगी कैसे, ठीक है, उनका कंजप्शन कैसे होगा, तो वो एक अलग कंसर्न है कि हम, क्योंकि कुछ चीजों का हम अति उपयोग भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आवश्यक नहीं है फिर भी हम जो है खरीद लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो उन चीजों की ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि बिना काम की चीजें, बिना आवश्यक चीजें, क्योंकि जीवन तो वो लोग भी जी रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, और जीवन तो वो लोग भी जी रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, ठीक है। तो एक इंसान जो कि 5 लोगों के बराबर संसाधन लेकर बैठा है और उनको बेकार कर रहा है, ठीक है, उससे अच्छा है उसको ये समझना चाहिए कि संसाधनों का प्रयोग एक लिमिटेड स्तर तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे आपके पास पैसे ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। पर्यावरण का भी ध्यान रखना एक अलग चीज होती है, पॉलिसी और गवर्नेंस। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा रोल होता है, गवर्नमेंट को सख्त अच्छे नियम बनाने चाहिए, ठीक है, पेड़ों की कटाई को लेकर, पर्यावरण को लेकर, ठीक है, गाड़ियों को लेकर, ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटा देना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, वो काम करने चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि हमें विकास करना है, कंटिन्यू विकास करना है, तो पर्यावरण के साथ में रहकर ही करना पड़ेगा, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए इसको बनाए रखना है और इसके साथ में हमें क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। सस्टेनेबल यानी कि सतत डेवलपमेंट करना है, कंटिन्यू जो डेवलपमेंट है उस प्रकार का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है एजुकेशन अवेयरनेस। इसका ये भी इंपॉर्टेंस है कि लोगों को बताना कि ये भी कोई चीज होती है भाई, एनवायरनमेंट भी कोई चीज होती है, ये लोगों को बताना, ठीक है, उनको जागरूक करना, तो ये चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है इनको हल करना है, सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना है, एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, ये चीजें आपको बतानी है। ये इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, जिसको हम एनवायरनमेंट साइंस कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एनवायरनमेंट साइंस है ये अलग अलग डिसिप्लिनरी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम कह रहे थे ना, परिभाषा में भी पढ़ रहे थे कि अलग अलग चीजों से जो है जुड़ी हुई है, अकेली साइंस नहीं है, इसमें एक ही चीजों का हम अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके रिएक्शंस हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल जितने भी फोर्स हैं उनकी हम बातें करते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में किसी एक चीज की बात हो रही है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो ये एक प्राकृतिक विज्ञान है, यानी कि बायोलॉजी से जुड़ी हुई, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई, भौतिकी से जुड़ी हुई, फिजिक्स से, और भू विज्ञान जो जियोलॉजी है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, यानी कि ये सारी साइंस भी इसमें आती है। जीव विज्ञान कैसे, तो जीव मान लो हम खुद है, पेड़ पौधे जीव है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये पर्यावरण में आते हैं। इसके बाद में रसायन से कैसे, तो अधिकतर जो केमिकल्स है वो आपके, चाहे मिट्टी में केमिकल्स हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे CO2 गैस हो, ये भी तो एक तरह के केमिकल्स ही है, तो इन केमिकल्स का जो अध्ययन है ये भी हम इसमें करते हैं। भौतिकी जो अलग अलग फोर्स है, चाहे टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेयर जो फोर्स है वो हो, इसके अलावा और बहुत सारे जो फोर्स है उनकी हम बात करते हैं। भू विज्ञान यानी कि मृदा की मुख्य रूप से इसमें हम बातें करते हैं। मिट्टी को हम एक रिसोर्स, संसाधन समझते हैं, और संसाधन समझते हैं तो उसको संसाधन के हिसाब से ही हम उपयोग में लेते हैं, ठीक है। बाकी भारतीय संस्कृति में हम जो धरती होती है उसको माता मानते हैं, तो माँ उसको इसलिए तो कहा है ताकि उसका इंपॉर्टेंस आप समझो, उसको सिर्फ एक संसाधन मत समझो कि प्रकृति ने ये बनाया है हमारे यूज के लिए बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको आप ये समझो कि एक्चुअल में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मिट्टी जितनी ज्यादा खराब होती जाएगी हम उतने ज्यादा भूखे मरते जाएंगे, ठीक है, सीधा कनेक्शन उस हिसाब से है, तो उस चीज को समझना भी जरूरी है। दूसरी चीज ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से, जैसे कि समाजशास्त्र हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मानव विज्ञान हो गई, इन सब से जुड़ी हुई है, ठीक है, इन सब से भी ये
जुड़ी हुई है। इसके अलावा अप्लाइड साइंस है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया और स्टैटिक्स हो गई। स्टैटिक्स में हमें एनवायरनमेंट से संबंधित डाटा का पता चलता है, ठीक है, कि इतने जंगल बचे हैं, इतने % जंगल हमारे देश में है, इतनी ऑक्सीजन है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, इतनी यूज हो रही है, इतनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, रेनफॉल इतनी हुई थी, उस बार इतनी हुई थी। ये सारे जो डाटा है ये सांख्यिकी का काम है, ठीक है। अब यांत्रिकी, इंजीनियरिंग के कुछ काम जो है, इंजीनियरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनका उपयोग हम पर्यावरण में करते हैं और मैनेजमेंट करके हम कई चीजों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट से संबंधित भी है। एथिक्स और फिलोसॉफी से संबंधित, ठीक है, पर्यावरण जो एनवायरमेंट एथिक्स है, ठीक है, हमारा क्या दायित्व है, पर्यावरण को समझते हुए हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्या कर सकते हैं, ये चीज बताने का काम पर्यावरण जो है नैतिकता का है। और नीति नियोजन, पॉलिसी प्लानिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जब हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तो उसमें पॉलिसी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो जो एनवायरमेंट साइंस है उसके ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है, वैसे तो पर्यावरण का जो हम इंपॉर्टेंस पढ़ के आए हैं, स्कोप पढ़ के आए हैं, उनसे रिलेटेड ही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, या इस साइंस को हम सीख रहे हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है, पर्यावरण के बारे में हम जान पाए, संसाधन क्या है, पोल्यूशन क्या है, पर्यावरण क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, डिजास्टर क्या है, जो आपके आपदाएं हैं वो क्या है, नेचुरल आपदा कौन कौन सी है, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल जो कृत्रिम मानव निर्मित जो आपदाएं हैं वो कौन कौन सी है, ये चीजें, इनके बारे में नॉलेज लेना, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं है ना तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है। किसी चीज के बारे में आप जानोगे नहीं, आपको यही पता नहीं चलेगा कि मेरे बीमारी हो चुकी है और कौन सी बीमारी हो चुकी है यही पता नहीं है, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, उसकी दवाई कैसे लेकर आओगे, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाओ, अब डॉक्टर पूछेगा आपको कि क्या हो गया है, आप बताओ, ये मत पता ही नहीं मुझे तो क्या हुआ है, ठीक है, फिर वो कैसे दवाई देगा, देखें। तो पहले जानना जरूरी है, ठीक है। डॉक्टर भी पहले पूछता है, क्या पूछता है कि क्या हुआ है, खांसी चल रही है, ठीक है, बुखार आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हो क्या रहा है, तो वो बताना पहले जरूरी होता है कि मैं ये खाया था, मेरी ये गड़बड़ हो गई, मेरा पेट खराब हो गया। तो इस प्रकार की पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। पर्यावरणीय समस्या, उनके प्रभावों को समझना, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पर्यावरण को जानना, उसके प्रभावों को समझना। जब आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि मान लो ऑब्जेक्टिव समझाइए किसके, एनवायरमेंट साइंस के या एनवायरमेंट एजुकेशन के, तो हम ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना नहीं लिख के आना है, क्योंकि ये चीजें बहुत जो है हम कहते हैं कि बहुत हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसमें जो है और ब्रॉडली बता के आना है, चीजों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। ऐसे नहीं है कि एक लाइन लिख के ऐसे आ गए, ठीक है, ये समझाने के उद्देश्य से लिखी गई है, बाकी आपको जो है अच्छे से इनको बता के आना है कि इन चीजों के बारे में समझना जरूरी है, तभी हम समाधान ढूंढ सकते हैं, ऐसी चीजें लिख के आना है। इसके बाद में दूसरा हो जाता है अवेयरनेस, जागरूकता। व्यक्ति को पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनी बनना है, ठीक है, लोगों को एक्चुअल में ऐसा करना है कि हाँ भाई पर्यावरण को बचाना है, कैसे भी बचाई जाए, ठीक है, पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना है। और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चिंता व्यक्त करके भाई हाँ मेरा तो काम हो गया, मैंने तो जो है पेड़ पौधों के प्रति चिंता व्यक्त कर दी, ठीक है, तो सिर्फ चिंता व्यक्त नहीं करनी है, काम भी करना है, 2 पौधे लगाने भी हैं, तब जाकर काम होगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है एटीट्यूड, दृष्टिकोण हमारा चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चले कि ये तो हमारे ही पिताजी की जागीर है, हम ही करेंगे जो करेंगे जो, ठीक है, यानी कि मैं चाहे पर्यावरण को सुधारूं नहीं सुधारूं मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मैं तो मेरी जिंदगी जीकर निकल जाऊंगा। ये वाला जो एटीट्यूड है इसको चेंज करना है, ठीक है। ये जो हम ये एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ भाई मेरी तो 60 साल की जिंदगी है और मैं तो जी के निकल जाऊंगा, ठीक है, तो वो वाला जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, आई बात समझ में। तो उसको चेंज करके ये सोचना है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता और जिम्मेदारी हमारा ही काम है, ठीक है। हम जब इसको सही रखेंगे, ठीक है, हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने इसको सही रखा, ठीक है, उन्होंने पेड़ पौधों को भगवान के रूप में पूजा, उन्होंने जो मिट्टी है उसको जो है माता के रूप में पूजा, गाय भैंस को उन्होंने धन कहा, तो उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि एक्चुअल में इनकी वैल्यू है,
कहीं ना कहीं इनको पता था, ठीक है। आज भी गांव में जाओ आप, गाय और भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनको धन मानते हैं। धन का मतलब वेल्थ होती है, और वेल्थ हम उसको कहते हैं, आजकल लोग वेल्थ उसको कहते हैं जो मान लो अकाउंट में पड़े हुए पैसे हैं, या सोना खरीदा हुआ है, चांदी खरीदी हुई है, उसको धन मानते हैं। पहले के गाँव के लोग या आजकल भी गाँव के लोग क्या बोलते हैं, गाय जो होती है, भैंस जो होती है, उसको एक्चुअल में धन मानते हैं, वेल्थ मानते हैं उसको, ठीक है। उसकी वैल्यू अलग होती है उनकी नजर में। आई बात समझ में? वो चीज है, धरती को वो माँ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसी से जो है आगे चल के जीवन चलना है। चाहे कितनी ही गाड़ियां लेके आ जाओ, कितने ही बंगले बना लो, लेकिन जीवन तो मिट्टी से ही चलना है, रहना तो वहीं पे है, मिट्टी में ही रहना है। तो वो जो चीज है वो आपके क्या होती है, वो आपका एक एटीट्यूड होता है। तो पहले वाले का जो एटीट्यूड था वो अलग था, आजकल लोग अलग जो है नशे में जी रहे हैं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद में आते हैं पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी। पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से भागीदार होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बस सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई पर्यावरण खराब है, इसको सुधारना है, कैसे सुधारना है, क्यों सुधारना है, मुझे क्या करना है, ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मेरे गांव में कितने पेड़ लगे हुए हैं, मुझे अब की बार कितने पेड़ लगाने हैं, ठीक है। मेरे गांव में पर्यावरण से जुड़ी हुई क्या समस्या आ रही है, तो वो चीज जानना और उस चीज को करना बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ में? तो ये आपके जो है सक्रियता को बताती है। इसके बाद में कुछ स्किल्स होती है, पर्यावरण से चुनौतियों को हल करने की, समस्या को समाधान करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोग इसके बारे में जानकर इसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, ये कौशल उनमें डेवलप हो, ये स्किल उनमें डेवलप हो, इसके लिए लोगों को बताना जरूरी है। इसके बाद में आता है इवोल्यूशन मूल्यांकन, सततता के लिए पर्यावरणीय कार्यक्रमों और नीतियों का आकलन करना। ये जो मान लो सरकार जो प्रोग्राम्स बना रही है, सरकार जो नीतियां लेकर आ रही है, इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। इस चीज को समझना और उसके बारे में अवेयर होना, ये भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इस साइंस का, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट साइंस का। तो ये आपका जो है पहला टॉपिक था जिसपे हम चर्चा की है, मुख्य रूप से स्कोप की, इंपॉर्टेंस की, ऑब्जेक्टिव की, जो एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड है, एनवायरमेंट क्या होता है, इन चीजों की हमने बातें की है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम बातें करेंगे कि पर्यावरण के जो खंड है, सेगमेंट्स है, वो क्या है, ठीक है। पिछली बार वाली जो सिलेबस था उसमें ये चीजें नहीं थी, ठीक है। जो ESDM का पहले इसको ESDM कहा करते थे पहले, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगली बार जो अब की बार है इसमें एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी जोड़ दिया, यानी कि AGMET इसको कहा है, ठीक है। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी से संबंधित कुछ पार्ट्स भी जोड़े गए हैं, जैसे पर्यावरण के अलग अलग खंड्स की बात है, हाइड्रोस्फीयर की, जो आपका लिथोस्फीयर है, जो हम कहते हैं भाई जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में जो अलग अलग परतें हैं, उन सब के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।